स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपने देख रहे होंगे थंबनेल के अंदर कि आज हम रीतिकाल के बारे में बात करने वाले हैं। कौन से काल के? जो रीतिकाल है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो पहला वीडियो हमने बनाया था साहित्य के बारे में, वो बनाया था इतिहासकारों या साहित्यकारों के जन्म वर्ष के बारे में। तो आपने वो वीडियो देख ही लिया होगा, क्योंकि वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपको साहित्यकारों के जन्म वर्ष नहीं याद होंगे तो इस वीडियो में जो साहित्यकार आएंगे, रीतिकाल के साहित्यकार हैं, कुछ साहित्यकार के जो जन्म वर्ष हैं उस वीडियो में मैंने बताए हैं। तो आपको उन साहित्यकारों के जन्म वर्ष के बारे में दिक्कत आएगी। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो ट्रिक के माध्यम से आप उन साहित्यकारों का जो जन्म वर्ष है वो आप आराम से याद कर सकते हैं। तो वीडियो आपको देखना चाहिए वो। तो आओ हम रीतिकाल के बारे में बात करते हैं। तो रीतिकाल है वो हिंदी साहित्य का एक जो काल है, मतलब 4 कालों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा गया है। कितने कालों में? 4 कालों में। कौन कौन से 4 काल? जो सबसे पहला काल है वो है आदिकाल। कौन सा काल? आदिकाल। उसके बाद में हम बात करें तो दूसरा काल आता है, वो कौन सा काल आता है? भक्ति काल। कौन सा काल आता है? भक्ति काल। भक्ति काल। और जो तीसरा काल है वो है रीतिकाल। और आज हम बात भी इसी काल की करने वाले हैं, रीतिकाल की, जिसका जो समय है वो है 1700 से 1900 विक्रम संवत। और जो अब वर्तमान में चल रहा है वो है आधुनिक काल। कौन सा काल है? आधुनिक काल, जो 1900 से वर्तमान तक चल रहा है। तो आज हम जो बात करेंगे वो जो तीसरा काल है रीतिकाल, इसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। तो इस काल के बारे में बात करने से पहले हम ये जानते हैं कि जो रीतिकाल है उसका कितने वर्ष का इतिहास है? 200 वर्ष का इतिहास है। तो आज हम 200 वर्ष के इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम 200 वर्ष के जो इतिहास है उसके बारे में बात करने से पहले इसकी जो प्रवृत्तियां, मतलब जो काल है रीतिकाल, उसकी विशेषताएं क्या हैं, कि इस काल में कौन सी घटनाएं ज़्यादातर हुई, या किस साहित्य पे ज़्यादा जोर दिया गया, किस क्षेत्र में साहित्य लिखा गया, तो वो प्रवृत्तियों के अंदर आता है। तो हम प्रवृत्तियों के बारे में पहले बात करते हैं। तो प्रवृत्तियों के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो प्रवृत्ति कौन सी है कि सबसे पहले नारी सौंदर्य। नारी सौंदर्य, जो नारी सौंदर्य है वो इसकी पहली प्रवृत्ति है। मतलब जो काव्य लिखा गया वो संपूर्ण काव्य नारी के सौंदर्य पे लिखा गया, कि नारी का जो स्वभाव कैसा है, नारी की प्रकृति कैसी है, नारी कैसे रहती है, वो सारा जो साहित्य है, जो साहित्यकारों ने अपने साहित्य में लिखा, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रवृत्ति है वो नारी सौंदर्य है। दूसरी बात है इसमें कि जो अलंकार प्रधान जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषता है, वो इसी काल में रही। मतलब अलंकार के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया गया तो कौन से काल में दिया गया? रीतिकाल के अंदर। और जो तीसरी प्रवृत्ति है छंद। छंद है तो वो कौन कौन से छंद है, वो कितने छंद हैं? सवैया, एक तो सवैया और एक कवित। कवित और सवैया दो छंद हैं, उनके बारे में इस काल के अंदर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, कवित और सवैया छंद के बारे में। और जो चौथी प्रवृत्ति है वो है आचार्य बनने की होड़। आचार्य बनने की होड़। आचार्य मतलब जो कवि थे, वो साहित्यकार थे, उनमें सबसे जो ज्यादा बात पर बल दिया गया वो क्या था, कि जो सब थे वो आचार्य बनना चाहते थे। जैसे कि अब फिलहाल में जो पीएचडी की डिग्री चल रही है, उस टाइम जो आचार्य था वो पीएचडी धारी होता था। तो आचार्य कैसे? 2 प्रकार के आचार्य होते थे। एक तो होता था सर्व अंग रूपक, और एक विशिष्ट अंग रूपक। कौन सा अंग रूपक? विशिष्ट अंग रूपक। तो ये 2 प्रकार के आचार्य होते थे। तो सर्व अंग जो रूपक था वो आचार्य कौन होता था? वो आचार्य होता था जो सभी अंगों पर, जैसे कि
रीति हो गया, अलंकार हो गया, रस हो गया, छंद हो गया, ऐसे सब पर जोर दे के एक बुक निकाल दे। जैसे कि एक बुक है रसायन शास्त्र। तो ये क्या है, सर्व अंग, इस पे सो सारे अंग हैं, जैसे कि छंद, रीति, काव्य, गुण, दोष, इनके बारे में, सबके बारे में इसमें वर्णन दिया गया है। और जो विशिष्ट अंग है कि एक ही टॉपिक के अंदर एक बुक या एक मतलब पुस्तक निकालना, वो विशिष्ट अंग के आचार्य माने जाते हैं। जैसे कि छंद शास्त्र, तो छंद शास्त्र में क्या है कि छंद है ना, छंद के बारे में, जो सभी छंद हैं उनके बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। छंदों की क्या कमियां हैं, छंदों की क्या विशेषता है, वो सब इसके बारे में बताया गया है। तो इसके अंदर छंद के अलावा जैसे रस है ना, तो रस के बारे में कोई जानकारी नहीं। रस के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो सर्व अंग रूपक जो आचार्य हैं वो हमें जानकारी कराएंगे इसके बारे में। तो ये आचार्य बनने की होड़। जो पांचवी प्रवृत्ति है वो है प्रशंसात्मक काव्य। कौन सा काव्य? प्रशंसात्मक काव्य। प्रशंसात्मक काव्य, इसमें क्या हुआ कि जो कवि थे, जो साहित्यकार थे, वो राजाओं के सानिध्य में रहते थे। तो राजाओं के सानिध्य में, जिस राजा के सानिध्य में रहते थे उसके बारे में काव्य लिखते थे, उसकी प्रशंसा के बारे में, उसकी वीरता के बारे में, जो युद्धों में वो पराक्रम दिखाता था उसकी जो प्रसिद्धि के बारे में जो काव्य लिखा जाता था वो प्रशंसात्मक काव्य की श्रेणी में आता है। तो जो प्रशंसात्मक काव्य है वो सबसे ज्यादा लिखा गया रीतिकाल के बारे में। दूसरी बात, रीतिबद्ध या रीति ग्रंथ। रीति ग्रंथों की प्रचुरता। रीति ग्रंथों की प्रचुरता मतलब जो रीति में बद्ध थे उन ग्रंथों की प्रचुरता, मतलब इसमें प्रचुरता दिखाई गई रीति ग्रंथों की। सातवीं जो प्रवृत्ति है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति पूर्ण काव्य, मतलब जो काव्य था वो अतिशयोक्ति का मतलब बढ़ा चढ़ाकर, मतलब जो बात है उसमें जान डालकर, जो छोटी सी बात है उसे प्रभावी तरीके से बताना अतिशयोक्ति कहलाती है। तो कोई भी जो युद्ध में राजा था वो मतलब उसकी जो पराक्रमी का एक बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया जाता था। तो ये सभी जो प्रवृत्तियां हैं वो रीतिकाल की प्रवृत्तियां हैं। रीतिकाल में नारी सौंदर्य की जो चर्चा की गई वो की गई। उसके बाद में जो अलंकार है, अलंकार प्रधान जो काव्य है वो इसमें लिखा गया। छंद, सवैया, कवित्त, इसमें जो छंद है वो सवैया और कवित्त इनका प्रयोग किया गया। आचार्य बनने की इसमें होड़ रही। प्रशंसात्मक इसमें काव्य लिखा गया। रीति ग्रंथों की इसमें प्रचुरता रही। अतिशयोक्तिपूर्ण इसमें वर्णन रहा। और जो 8 है वो है सरंगार रस। सरंगार रस की प्रचुरता। सरंगार रस में इसमें सबसे ज्यादा, सामान्य सी बात है, जहां नारी सौंदर्य का जो चित्रण होगा, मान लीजिए नारी सौंदर्य के चित्रण पे ग्रंथ लिखे गए हैं, तो जो श्रृंगार रस है वो स्वाभाविक रूप से वहां आएगा। जो हम भाषा की बात करते हैं इसके अंदर, किसकी बात? भाषा की बात करते हैं, तो भाषा इसमें ब्रज जो भाषा है वो भाषा का प्रयोग इसमें किया गया। जो ब्रज भाषा है उस भाषा का इसमें प्रयोग गया। तो ये जो 9 प्रवृत्तियां हैं सामान्य तौर से इस रीतिकाल की हैं। कौन से काल की? रीतिकाल की प्रवृत्तियां हैं सामान्य तौर से ये। तो ये प्रवृत्तियां आप लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं, प्रवृत्तियां हमने पढ़ ली, कौन कौन सी प्रवृत्तियां। इसमें नारी सौंदर्य का चित्रण किया गया, आचार्य बनने की इसमें ओर थी, श्रृंगार रस की प्रधानता थी, प्रशंसात्मक काव्य लिखा गया, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन था। तो ये इतनी 8-9 प्रवृत्तियां हैं, वो सभी इसकी प्रवृत्तियां हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कवि। प्रथम कवि। कौन सा कवि? प्रथम कवि। प्रथम कवि मतलब हिंदी साहित्य का प्रथम कवि नहीं,
जो रीतिकाल है उस काल का प्रथम कवि। कौन से काल का? रीतिकाल का। जो हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि है वो तो सरहप्पा है। कौन सा है? सरहप्पा, जो राहुल सांकृत्य ने माना था। तो ये जो प्रथम कवि है वो है रीतिकाल का। तो रीतिकाल का प्रथम कवि कौन है? रीतिकाल का प्रथम कवि है केशवदास। केशवदास। देखो सामान्य सी बात है, हिंदी साहित्य के अंदर मानने वालों में जो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि है सरहप्पा, उसे भी मतलब मानने वाले कम से कम 10-12 जो साहित्यकार थे वो थे कि मतलब जैसे कि स्वयंभू है, चिंतामणि है, ये मतलब अलग अलग कवि हैं जिन्होंने माना कि ये सब हिंदी साहित्य का पहला कवि ये है। तो जो सर्वमान्य मत था वो कौन सा था? सरहप्पा। तो इसी प्रकार जो सर्वमान्य मत तो है वो कौन सा है? केशवदास। केशवदास जो श्याम सुंदर दास ने माना, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने माना, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने ये माना। और ये सर्वमान्य मत भी है कि केशवदास हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल है उस साहित्य का प्रथम कवि है। और जो एक है रामचंद्र शुक्ल, कौन सा शुक्ल? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना? चिंतामणि को। चिंतामणि को माना। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि है वो केशवदास न होकर चिंतामणि है। चिंतामणि के बारे में उसने चर्चा की कि जो हिंदी साहित्य का पहला कवि है वो कौन है? चिंतामणि है। अब उसके बारे में, जो कवि के बारे में हमने बात कर ली, अब बात करेंगे जो पहली रचना थी हिंदी साहित्य के रीतिकाल काल की, तो वो कौन सी रचना थी? हित तरंगिणी। हित तरंगिणी। हित तरंगिणी कौन सी रचना थी? हित तरंगिणी ये प्रथम रचना है। प्रथम रचना, ये क्या है? प्रथम रचना। तो ये किसने लिखी? कृपाराम। कौन सा कवि था? कृपाराम। हित तरंगिणी कृपाराम। इसके अंदर जो हित तरंगिणी है, देखो बताने की तो आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं। इसके अंदर क्या है? नायिका भेद। क्या है? नायिका भेद। ये जो नायिका भेद है ये इसके अंदर दे रखा है। तो नायिकाओं के जो भेद हैं वो इसने कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बताएं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो मुग्धा। कौन सी नायिका है? मुग्धा। जो दूसरी नायिका है वो है मद्या। मद्या। और जो तीसरी नायिका है वो है कामकला परवीणा। कामकला परवीणा। तो ये जो 3 नायिका हैं वो कौन सी? मुग्धा, मद्या और कामकला परवीणा। तो जो मुग्धा है तो वो उस नायिका की विशेषता क्या है कि जो मुग्धा नायिका है वो है कि अभी तक यौवन, जो नायिका है उसका यौवन भी बाकी है, मतलब युवावस्था में भी वो आई नहीं है और शर्मीली भी है। और जो ये जो मद्या का जो वर्णन किया गया है इसमें क्या है कि जो नायिका है वो यौवन भी मतलब परिपक्व भी हो चुकी है लेकिन अभी शर्मीली है। और जो काम कला प्रवीणा है वो क्या है कि नायिका यौवन भी पूर्ण है और काम कला में भी प्रवीण है। तो ये 3 जो नायिका हैं, इन तीनों नायिका का इसमें वर्णन है किसमें? हित तरंगिणी में जो कृपाराम की रचना है। तो ये हो गई पहली रचना। प्रथम कवि के बारे में हमने बात कर ली, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बात कर ली, जो प्रथम रचना थी उसके बारे में भी बात कर ली। और अब हम बात करेंगे जो हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल है उसका जो विभाजन किसने किया वो हम बात करेंगे। तो जो विभाजन था वो किसने किया? तो इस जो रीतिकाल था उसका विभाजन 3 कालों में हुआ था। किसने? कितने कालों में? 3 कालों में। 3 कालों में। एक तो रीति,
बद्ध, रीतिबद्ध, एक रीति सिद्ध, रीति सिद्ध, और एक रीति मुक्त। ये तीन काल हैं। कौन कौन से? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्ति। ये तीन काल हैं। जो तीन कालों के बारे में जो बताने वाला था वो कौन था? राम प्रसाद मिश्र। कौन था? राम प्रसाद मिश्र। जो ये सवाल है कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम विभाजन किया था सबसे पहले, वो किसने किया था? राम प्रसाद मिश्र ने। तो ये जो सवाल है एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये सवाल आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी बन चुका है। मतलब ये सवाल जो राम प्रसाद मिश्र है, जो रीतिकाल का जो प्रथम विभाजन किया था, किसने किया था? राम प्रसाद मिश्र ने। तो ये सवाल आरपीएससी सेकंड ग्रेड में बन चुका है, इसलिए मोस्ट सवाल है, आराम से अपने माइंड में सेट कर लो अभी। तो ये तीन काल बताए रीतिकाल के, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, ऋतु मुक्त। तो रीतिबद्ध तो क्या होता है कि जो रीति के जो नियम है, जो प्रवृत्तियां हैं, उनको ध्यान में रख के, जैसे कि कोई भी व्याकरण है उसके नियमों को ध्यान, पहले नियमों की व्याख्या करेंगे हम और उसके बाद में उसके उदाहरण देंगे। तो इसी प्रकार रीति के जो उदाहरण है रीतिबद्ध में, तो उनके उदाहरण दिए जाते हैं। पहले तो नियम दिए जाते हैं, उसके बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। अब रीति सिद्ध की बात करते हैं। तो रीति सिद्ध में क्या होता था कि जो साहित्यकार थे उनको नियमों का ज्ञान होता था। नियमों को ज्ञान होने के बावजूद वो सीधा उदाहरण जो साहित्य था उसमें उतारते थे। तो ये होते हो गए रीति सिद्ध। इसी प्रकार रीति मुक्त, ये थे मतलब रीति से एकदम मुक्त, ना कोई उदाहरण की चिंता, ना कोई नियम की चिंता, एकदम मुक्त काव्य लिखा करते थे। तो ये जो मुक्त काव्य लिखा करते थे ये हुआ करते थे आशिक। क्या हुआ करते थे? आशिक। ये अपने खुद के ऊपर जो काव्य था वो लिखा करते थे। अभी बात करें कौन कौन से कवियां हैं इसमें और कैसा उन्होंने काव्य लिखा। तो जो अब समझ गए होंगे रीतिबद्ध क्या है, रीति सिद्ध क्या है और रीति मुक्त क्या है। यहाँ तक जो काव्य समझ में आए हैं आपको, जो भी काव्य यहाँ तक समझ में आया है, मतलब एकदम अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब आगे देखते हैं हम ये देखते हैं कि जो ये रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ये तीन कालों में किसे बांट दिया गया? रीतिकाल को तीन कालों में बांट दिया गया। ये मैंने आपको बताया अभी, राम प्रसाद मिश्र के द्वारा बांटा गया था तीन कालों में। और जो राम प्रसाद मिश्र था पर सर्वप्रथम उन्होंने रीतिकाल का विभाजन किया था। वो जो सवाल है वो आरपीएससी में बन चुका है बार बार, इसीलिए मैं उस सवाल को आपको बता रहा हूँ कि एकदम कंसेप्ट बन जाए माइंड में कि जो सवाल बना था वो कहाँ से बना था, कैसे बना था। तो सवाल ऐसे बनते हैं। तो अब हम बात करेंगे रीति जो बद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है, ये तीनों हैं। इनमें जो कवि थे वो अलग अलग कवि हैं इनमें। तो हम अलग अलग कवियों की अलग अलग बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से कवि आते हैं। रीतिबद्ध वाले आएंगे सारे रीतिकाल में, 200 साल के इतिहास है, हम 1700 से 1900 तक पढ़ रहे हैं, इन सब में ही आएंगे। लेकिन रीतिबद्ध में कौन सा, जो रीतिबद्ध होकर जो साहित्यकार या साहित्य रचना लिखी वो कौन से कवि हैं, रीति सिद्ध में जो साहित्य लिखा वो कौन से कवि हैं, और रीति मुक्त में जो साहित्य लिखा वो कौन से कवि हैं। तो जो सबसे पहले तो हम सबसे जो पहला कवि है वो ही लिख लेते हैं। सबसे पहला कवि कौन सा है? केशवदास। तो हम सिर्फ केस ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? केशव, केसी, उसके बाद में पूरा नाम लिखेंगे। तो केसमती, ये ट्रिक के माध्यम से है। अगर एक दो बार देखोगे ना इस चीज को तो आराम से, मैं गारंटी लेता हूँ, आराम से याद हो जाएगा ये चीज। यदि 2-3 बार देख लिया तो कभी भी माइंड में मतलब भूलने की शंका नहीं होगी। तो 2-3 बार आप दोहराओगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा।
केसमती दे पद्मा, केसमती दे पद्मा। फिर आएगा भिखारी, क्या आएगा? भिखारी। भिखारी के बाद आएगा अमीर, क्या आएगा? अमीर। भिखारी के बाद में क्या आएगा? अमीर। उसके बाद में दो पति, क्या पति? दो पति। उसके बाद में चिंतामणि, उसके बाद में दो पति आ गए, चिंतामणि आ गए, जसवंत, जसवंत, जसवंत आ गया। उसके बाद में रसलीन, और एक कवि है तोस कवि। ये कवि इसमें आते हैं। कौन कौन से? केसमती दे पद्मा, भिखारी, अमीर, दोपति, चिंतामणि, जसवंत, रसलीन, तोस। तो केस से बना केशवदास, कौन सा दास? केशवदास। मती से बना मतीराम, मतीराम। कौन सा राम? मतीराम। देव से बना देव कवि, दे से बना देव कवि। जो मैं कवि लिखा रहा हूं एकदम इसी कंसेप्ट में लिखने हैं, पूरा नाम नहीं लिखना है, बस सिर्फ ये केसमती दे पद्मा, भिखारी, अमीर, दोपति, चिंतामणि, जसवंत, रसलीन, तोस। तो ये इसी प्रकार अगर याद करोगे तो एकदम याद हो जाएंगे। दे हो गया पद्माकर, कौन सा कवि? पद्माकर। भिखारी से हो गया भिखारीदास। आदमी पहले भिखारी बनता है, फिर उसके बाद में अमीर बनता है। तो ये मतलब एक सीढ़ी हो गई, भिखारी, अमीर, अमीरदास। अब जो दो पति हैं वो इधर लिख लेते हैं। एक तो श्रीपति और एक सेनापति, हो गए ना दो पति, सेनापति और श्रीपति। उसके बाद में जसवंत और रसलीन, तोस, ये पूरे नाम है, इनको पूरे नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही हैं। तो ये कवि हो गए केसमती दे पद्माकर, भिखारी, अमीर, दोस पति, चिंतामणि, जसवंत, तोस, रसलीन। तो ये तो हो गए रीतिबद्ध कवि। अब हम बात करते हैं रीति सिद्ध। तो रीति सिद्ध जो कवि है वो एक ही कवि का नाम आता है, बिहारी। जो मेन कवि है बिहारी, वो एक ही कवि का नाम आता है, जो सबसे बड़ा कवि है। इसके बारे में हम सबसे ज्यादा चर्चा करेंगे, बिहारी के बारे में। लेकिन इसके बारे में भी विवाद है, जो बिहारी है इसके बारे में भी विवाद है कि जो बिहारी है वो रीति सिद्ध न होकर रीतिबद्ध कवि है। ये किसने माना? नगेंद्र ने। किसने माना? नगेंद्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने ये माना कि जो बिहारी हैं वो रीति सिद्ध न होकर रीतिबद्ध कवि हैं। और जो रीति मुक्त कवि हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं घनानंद, घनानंद बोदा, आलम ठाकुर। ये चार कवि कौन से हैं? ये रीति मुक्त कवि हैं। कौन कौन से? घनानंद बोदा, आलम ठाकुर। घनानंद बोदा, आलम ठाकुर। इस सीक्वेंस से याद करोगे एकदम याद हो जाएंगे। चार ही कवि हैं, ज्यादा नहीं है। अब इसकी बात करते हैं। एक जो कवि है इसमें एक और कवि है, कौन सा है? उसका नाम है द्विजदेव। द्विजदेव। तो इसमें कितने कवि हो गए? 5। इसमें हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो सारे कवि हैं, वो सारे याद करने पड़ेंगे हमें। और अब जो बीच वाला बचा है उसके अंदर भी कितने हैं? 5। कितने हैं? 5 कवि हैं। तो 5 कवि कौन कौन से हैं? जो नीचे हैं, नेवाज, पजनेस, पजनेस, नेवाज, पजनेस, और एक कवि है हट्टी जी। कौन सा कवि है? हट्टी जी। तो ये इसमें भी 5 कवि हैं। कौन कौन से? बिहारी हो गया, नेवाज, पजनेस
और हटीजी, और एक कवि है और है, वो शायद मेरे ध्यान से निकल गया है, तो मैं आगे बता दूंगा, आगे आएगा तो ये जो 4 कवि हैं वो इसके अंदर हैं, और ये 5 कवि इसके अंदर है, 5 इसके अंदर हैं, और ये इनकी संख्या नहीं है, ये कितने कवि हैं। तो इनको आपको ये सीक्वेंस में अगर याद करोगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। उसके बाद में आज हमने इतना मैटर कर लिया है, ठीक है। तो अब ये आप उतार लेना। उसके बाद में हम अगली क्लास के बारे में हम बात करेंगे केशव दास के बारे में। किसके दास के बारे में? केशव दास के बारे में। जो केशव दास की रचनाएं हैं, क्या हैं? रचनाएं। ये पहला कवि है। क्या है ये? पहला कवि है हिंदी साहित्य के जो रीतिकाल है उस काल का पहला कवि है। तो आने वाला जो वीडियो है, जो आगे वीडियो लेकर आऊँगा मैं, उसके बारे में हम केशव दास के जन्म, मृत्यु और इनकी जो मोस्ट और जो चीज़ है वो है रचनाएं। क्योंकि जो सेकंड ग्रेड है उनमें सबसे ज़्यादा सवाल बनता है रचनाओं पे। तो इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, ये किसके आश्रय में रहकर रचना करते थे, उस चीज़ के बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में, सबके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। जो वीडियो मैंने पहले आपको समझाया है, आशा करता हूँ वो एकदम अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और अगर यदि अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो को, जो अगला वीडियो है केशव दास के बारे में, इस वीडियो को समझने के लिए जो पहले वीडियो था साहित्यकारों का जन्म वर्ष, उसके बारे में उस वीडियो को ज़रूर देखें। क्योंकि वही वीडियो है जो साहित्यकारों का जो जन्म वर्ष है वो एकदम ट्रिक के माध्यम से कंठस्थ करवाने वाला है। तो यहाँ पे मैं कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ। उस वीडियो में जो ट्रिक बताई है वो ट्रिक आप जाके ज़रूर देखें। अगर वो वीडियो देखेंगे तो उसमें कम से कम 40 जो साहित्यकार हैं आधुनिक काल के और रीतिकाल के, उन सब के बारे में जो मेन है, जैसे केशव दास, बिहारी, तुलसीदास, कबीर जी, तो इन सब के बारे में जो जन्म वर्ष है वो सबका जन्म वर्ष मैंने बता रखा है। तो वीडियो ज़रूर देखें वो। धन्यवाद।